बात करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस और जो भी लिटरेचर में या फिक्शन में जो कुछ टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो भी लिटरेचर के जो टेक्निकल टर्म्स है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, सबका डेफिनेशन और इस पे काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं हम लोग। हालांकि इन चीज़ों को एग्जाम्पल से समझना ज़्यादा बेटर होता है, बट साथ ही साथ जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको इस क्लास में क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ है नैरेटिव एंड नैरेटर। तो व्हाट इज़ नैरेटिव एंड व्हाट इज़ नैरेटर? जैसा कि डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं कि ए नैरेटिव इज ए स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन लॉजिकल और आर्टिस्टिक सीक्वेंस। तो नैरेटिव क्या है? बेसिकली जैसे कोई भी कहानी, कोई ड्रामा जिस तरीके से लिखा गया है, तो उसमें जो भी इवेंट्स हैं उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, उसका जो स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम नैरेटिव कहते हैं, जिसमें वो स्टोरी है, उसका प्लॉट है, फिर एक नैरेटिव आर्क होगा। नैरेटिव आर्क्स रेफर्स टू कि कहानी का एक्सपोजिशन, शुरुआत की चीज़ें, फिर जो स्टोरी है वो क्लाइमेक्स तक पहुंचेगी, मतलब एंड से ठीक पहले, और फिर रेजोल्यूशन, कहानी जो है वो एंड हो जाएगी। जो भी उसमें अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट था तो वो सॉल्व हो जाएगा और एक एंडिंग की तरफ बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो स्टोरी है जो रॉ इवेंट्स हैं, फिर प्लॉट जो सेलेक्टेड इवेंट्स आर्टिस्टिक इफेक्ट के लिए ऐड किए जाते हैं, फिर नैरेटिव टाइम भी इसमें इंक्लूड होगा, और साथ ही साथ नैरेटिव स्पेस और नैरेटिव वॉइस। तो नैरेटिव में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। नैरेटिव है क्या, एकदम आसान भाषा में अगर आप समझें तो जो भी स्टोरी या लिटरेचर में जो स्टोरी या कोई ड्रामा, कोई नॉवेल अगर वो प्रेजेंट की जा रही है तो उसका जो स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है उसको हम नैरेटिव कहेंगे। और इसमें ये सारी चीज़ें शामिल होंगी: स्टोरी, प्लॉट, नैरेटिव आर्क, नैरेटिव टाइम, नैरेटिव स्पेस और नैरेटिव वॉइस। तो मैंने बता ही दिया, स्टोरी जो है वो उसकी रॉ स्टोरी है। जो प्लॉट है वो इवेंट्स को जो अरेंज किया गया है आर्टिस्टिक इफेक्ट के लिए वो है। आर्क ये है कि कहानी शुरू हुई, वो आपका एक्सपोजिशन हुआ, कहानी एक लेवल तक बढ़ेगी और जब वो पीक पॉइंट पे पहुंचेगा स्टोरी, उसको क्लाइमेक्स कहेंगे। और रेजोल्यूशन, जब जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे या कहानी की जो भी चीज़ें थी वो शॉर्ट आउट हो गई, सॉल्व हो गई, तो वो एंडिंग होगी, विच इज़ रेजोल्यूशन। फिर नैरेटिव टाइम, मतलब किस स्पेस में, किस टाइम में वो चीज़ें हो रही हैं। और फिर स्पेस है, मतलब लोकेशन और एनवायरनमेंट क्या है, रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, वट एवर इट इज़, और किस एनवायरनमेंट में चीज़ें जो है वो हो रही है। और नैरेटिव वॉइस कौन है, किस टोन और स्टाइल में वो चीज़ें प्रेजेंट की जा रही हैं। ये सारी चीज़ें नैरेटिव का पार्ट है। फिर नैरेटर कौन है? तो किसी भी स्टोरी में या किसी भी ड्रामा में उसको नैरेट किया जाता है, तो कई अलग अलग नैरेटर हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन लिमिटेड। फर्स्ट पर्सन नैरेटर का मतलब ये है कि कहानी का जो कैरेक्टर है वो खुद ही आपको नैरेट करके चीज़ें बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी, मान लो कि फिलिप नाम के किसी कैरेक्टर की कहानी ही चल रही है और उसमें और भी कैरेक्टर्स हैं, फिलिप मेजर कैरेक्टर है, तो फिलिप ही जो है वही स्टोरी को नैरेट कर रहा है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, तो उसको हम फर्स्ट पर्सन नैरेटर कहेंगे। नैरेटर इज द पर्सन हु बेसिकली नैरेट्स यू द स्टोरी और टेल्स यू द स्टोरी। तो एक हो सकता है फर्स्ट पर्सन नैरेटर, मतलब स्टोरी के कैरेक्टर ही उसको नैरेट करे, और वो सब्जेक्टिव होगा, लिमिटेड होगा, मतलब क्योंकि आप सारी चीज़ें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे या पढ़ोगे या सुनोगे, समझोगे। फॉर एग्जाम्पल द कैचर इन द राई, सेकेंड पर्सन नैरेटर क्या है? आप जब पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो कोई नैरेट नहीं कर रहा है, आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हो, और ये इंटीमेसी के लिए और डायरेक्ट आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे ये स्टोरीज के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ब्राइट लाइट्स, बिग सिटीज। और थर्ड पर्सन जो ओमनिसेंट है वो ये कि ऑल नोइंग नैरेटर, आमतौर पे ये राइटर खुद होता है जिसको सब पता है, वो स्टोरी का पार्ट नहीं है, ठीक है, पर वो कहानी आपको सुना रहा है, या वो नॉवेल में वो कोई कैरेक्टर नहीं है, पर वो आ, आपको स्टोरी सुना रहा है, उसको सब पता है कि पहले क्या हुआ था कहानी में, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, आगे क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी, और वो चीज़ों को नैरेट कर रहा है, तो नोज पास्ट फ्यूचर, उसके अपने कमेंट्स भी ऐड होते चलेंगे।
तो एग्जाम्पल है मिडिल मार्च नाम की जो नॉवेल है, वो थर्ड पर्सन ओमनीसेंट। तो नैरेटर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओमनीसेंट इज द ऑल नोइंग नैरेटर, द वन हु नोज एवरीथिंग। और एक थर्ड पर्सन लिमिटेड नैरेटर भी हो सकता है। थर्ड पर्सन लिमिटेड नैरेटर का मतलब है कि नैरेटर स्टोरी का पार्ट नहीं है, पर वो ऑमनीसेंट भी नहीं है। ही डज नॉट नो एवरीथिंग। वो किसी एक कैरेक्टर को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा है। ये बेसिकली फर्स्ट पर्सन नैरेटर का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन आप समझ लीजिए। वो किसी एक कैरेक्टर के बारे में ही और उसी को क्लोजली और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बता रहा है, पर वो कहानी का पार्ट नहीं है। तो इट इज़, तो चार तरह के नैरेटर टाइप बेसिकली: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऑमनीसेंट और थर्ड पर्सन लिमिटेड। तो ये आपका नैरेटिव और नैरेटर हुआ। सेकंड चीज़ जो है, एक और नैरेटर होता है, जैसे हैरी पॉटर तो हो गया। थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव नैरेटर। ऑब्जेक्टिव नैरेटर ये होगा कि वो कहानी का पार्ट नहीं है और वो सारी चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देख रहा है। वो किसी एक का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर रहा है। उसका अपना कोई इमोशंस और थॉट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है। जैसे जो थर्ड पर्सन लिमिटेड होगा, वो एक कैरेक्टर पे ज़्यादा फोकस करेगा, उससे इमोशनली अटैच होगा, ये चीज़ उसके थॉट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। पर थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव जो है, वो नो इमोशन और थॉट्स। एग्जाम्पल अर्नेस्ट हेमिंगवे, जिस तरह के नॉवेल्स हैं उनके, उसको लेकर आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर आते हैं स्पेशल नैरेटर्स भी कुछ होते हैं, जैसे अनरिलायबल नैरेटर, मल्टीपल नैरेटर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेटर और फ्रेम नैरेटर। इसमें इन चीज़ों को मतलब थोड़ा स्किप किया जा सकता है इस लेवल पे, बट आप सीधे सीधे एक एक पॉइंट में समझे कि अनरिलायबल नैरेक्टर वो है जो कहानी में, जिस पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो, नाम से ही जो चीज़ें क्लियर है, जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो कुछ झूठ, कुछ चीज़ें डिस्टॉर्ट करके, और हो सकता है कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस स्टोरी को लेकर के वो उतनी बेहतर नहीं है। मल्टीपल नैरेटर्स का सेंस ये है कि कहानी कभी कोई और सुना रहा है, कभी कोई और सुना रहा है, कभी वो मतलब कहानी के अंदर के कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं, कभी बाहर से भी। तो अलग अलग नैरेटर्स होंगे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेटर जो है, ये एक टेक्निक है जो बहुत पॉपुलराइज की गई, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ वगैरह का नाम आता है, और इस टेक्निक को बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया। ये एक ऐसी टेक्निक है, जैसे हमारे माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं आते हैं। वो थॉट्स जो है वो थोड़े से अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। बहुत सारे रैंडम थॉट्स एक साथ आते हैं, पर जब कोई लिखता है तो उन रैंडम थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है और उस ऑर्गेनाइज्ड मैटर में लिखता है। पर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक क्या कहती है, और ये नैरेटर, कि थॉट्स जिस तरीके से भी आ रहे हैं उसको एज इट इज लिख दीजिए, उसमें कुछ चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे आप किसी एक टॉपिक के बारे में सोचना शुरू करें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच रहे हैं, या मैरिज एक टॉपिक है, या एनी टॉपिक, आप किसी भी टॉपिक, मान लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका दिमाग जो है वो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे, उसमें बहुत सारे थॉट्स आएंगे। तो इसीलिए इस टेक्निक में क्या होगा कि नैरेटर जो है वो कभी किसी टॉपिक की बात करेगा और अचानक से कोई टॉपिक चेंज कर देगा। बहुत रैंडम थॉट्स को एज इट इज़ लिखा जाएगा, और वो आमतौर पे इनर इनर थॉट्स होंगे। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेटर ये इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रेम नैरेटर वो होता है जो एक कहानी में बहुत सारी जो कहानियाँ होती हैं, तो उसमें फिर नैरेटर चेंज होते हैं। तो फ्रेम नैरेटर, स्टोरी विद इन ए स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है। फिर आपका है थीम। ये एक सेकंड चीज़ हमने बहुत डिटेल में समझा कि नैरेटर क्या होता है, नैरेटिव क्या होता है, नैरेटर कितने तरह के हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आता है थीम। थीम क्या है? जब भी आप कोई स्टोरी, नॉवेल या ड्रामा पढ़ते हैं या देखते हैं, तो उसका एक कुछ ना कुछ थीम होता है। थीम हम सेंट्रल आइडिया को कहते हैं कि किस टॉपिक पे वो चीज़ लिखा गया है, किस इंसाइट को फॉलो करना चाहता है, और किस यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है उस नॉवेल में या उस ड्रामा में या उस स्टोरी में, कई बार पोइट्री में भी। तो उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लिटरेचर को किस टॉपिक पे, आसान भाषा में आप समझे तो थीम जनरली रेफर्स टू द टॉपिक और द सेंट्रल आइडिया। सो the center, what is the central idea of that particular piece of literature, whether it is poetry, prose, or drama, or novel, or story?
तो कोई भी चीज़ है वो किस टॉपिक पे और किस किन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, उसको हम थीम कहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि थीम एक स्टोरी का थीम एक ही हो, बहुत सारे थीम होंगे। जैसे एक ही स्टोरी जो है वो मैरिज पे बात कर सकती है, मैरिज के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कर सकती है, सोसाइटी के कास्ट सिस्टम पे बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मुल्क राज आनंद की एक पॉपुलर और नॉवेल है अनटचेबल, तो उसमें कौन कौन से थीम्स हैं? तो अनटचेबिलिटी उसमें एक थीम है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक थीम है, पर फिर उसके बाद आपका जो टेक्निकल रिजोल्यूशन दिखाए गए हैं वो भी थीम है। फिर तो वेरियस थीम्स, ह्यूमिलिएशंस जो हैं, और तो वेरियस थीम्स एक ही स्टोरी में, एक से ज़्यादा थीम, एक से ज़्यादा टॉपिक पे वो बात कर सकता है। मॉलेस्टेशन उसमें आता है तो वो भी एक थीम है। तो एक ही कहानी में एक से ज़्यादा थीम्स होते हैं, और नॉर्मली ज़्यादा ही होते हैं। कोई शॉर्ट स्टोरी है तो हो सकता है वो किसी एक टॉपिक पे फोकस्ड हो, लेकिन आमतौर पे नॉवेल्स और ड्रामा एक से ज़्यादा टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं, और वही उसकी थीम कंसिडर की जाती है। थीम को अगर आप कहें तो इसमें तीन तरह का मान लीजिए, या दो तरह के ही कहिए, एक्सप्लिसिट और स्टेटेड थीम, और दूसरा है इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड थीम। स्टेटेड थीम ये है, एक्सप्लिसिट वो है कि जब राइटर खुद आपको ये बहुत क्लियरली बता रहा है, जो ऑथर है, जो राइटर है, वो खुद आपको बहुत अगर क्लियरली बता रहा है कि वो किस टॉपिक पे लिखने जा रहा है, उसने बहुत पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है, तो वो एक्सप्लिसिट थीम है, या जिसको आप कहेंगे कि स्टेटेड थीम है। इम्प्लिसिट ये है कि राइटर ने एक्सप्रेस नहीं किया है, पर जब आपको पढ़ते हुए ये एहसास हुआ कि हाँ, ये नॉवेल या ये स्टोरी या ये ड्रामा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी बात करता है, तो विच इज इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड थीम। तो थीम एक्सप्लिसिट हो सकते हैं, इम्प्लिसिट भी होते हैं, इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड थीम। तो एक्सप्लिसिट रेफर्स टू कि जब सॉरी, कि जब जो ऑथर है वो उस चीज़ को क्लियरली एक्सप्रेस कर रहा है तो वो एक्सप्लिसिट है। और इम्प्लिसिट ये है कि जब रीडर उसको इंटरप्रेट कर रहा है। बहुत सारे कॉमन लिटरेरी थीम्स यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो ये थीम्स के एग्जांपल है, मतलब आमतौर पे लिटरेचर में किस तरह के टॉपिक्स पे स्टोरीज या ड्रामा लिखे जाते हैं, जैसे ये कुछ एग्जांपल है। इसके अलावा दुनिया भर के एग्जांपल्स हो सकते हैं थीम्स, बट जो कॉमन है जैसे लॉस एंड सफरिंग पे, आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी, गुड वर्सेस एविल, अच्छाई और बुराई वाली कहानियां खूब चलती हैं। क्लास कॉन्फ्लिक्ट, colonialism and post colonial identity, gender roles, freedom and oppression, innocence versus experience। तो ये तो कुछ कॉमन थीम्स है, ढेरों ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, टॉपिक्स हो सकते हैं जिन पे कोई कहानी लिखी गई हो। थीम का फंक्शन क्या है, काम क्या है, थीम किस लिए होता है किसी स्टोरी में? तो पहला तो ये चीज़ की मीनिंग क्लियर होता है कि स्टोरी का मकसद क्या था। एक थोड़ा सा यूनिटी बनी रहती है उस स्टोरी में कि एक पर्पस को वो जो है वो फुलफिल करता है। फिर सेव्स कैरेक्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, जो भी उस कहानी या ड्रामा में जो कैरेक्टर्स होंगे और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उसको भी सेव करने का काम जो है वो करता है। और कम्युनिकेट ऑथर्स वर्ल्ड व्यू, तो किस तरीके से वो पर्टिकुलर राइटर, पर्टिकुलर ऑथर किस उस टॉपिक पे, जिस थीम पे वो लिख रहा है, वो उसकी सोच क्या है, ये भी बताती है थीम। तो ये थीम का फंक्शन है। तो दो चीज़ें हमने पढ़ ली, पहला नैरेटर और नैरेटिव, दूसरा थीम। तीसरी जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो है आपको मोटिव। मोटिव क्या है? तो मोटिव इज अ रेकरिंग सिंबल, इमेज, वर्ड, एक्शन और सिचुएशन that builds the theme. Motives create patterns in narrative। तो मोटिव के तीन टाइप हैं, सिंबॉलिक, सिचुएशनल और थेमेटिक मोटिव। क्या है इस बात को समझिए। जैसे कोई भी ड्रामा, नॉवेल, मतलब पीस ऑफ लिटरेचर, मैं सीधे सीधे कह दे रहा हूँ, बार बार हम लोग बहुत सारे वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं, तो उसमें कई बार कुछ सिंबल्स छोड़े जाते हैं, या राइटर जो है वो कुछ सिंबल्स, कुछ इमेजेस, कुछ सिचुएशन या कुछ एक्शन का यूज करता है, जिसके जरिए वो कुछ ना कुछ दिखाना चाहता है। और मतलब रियल में वो चीज़ नहीं होती है, पर उसके जरिए वो कुछ पैटर्न क्रिएट करना चाहता है उस स्टोरी में, इनडायरेक्टली आपको कुछ बताना चाहता है। तो जैसे सिंबॉलिक मोटिव होते हैं, कई बार सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ब्लड, मिरर, शैडो।
मैकबेथ जो ड्रामा है बहुत पॉपुलर है। उसमें लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर के उसको हमेशा ये फील होता है कि उसके हाथ में ब्लड लगा हुआ है जैसे ही वो लोग मैकबेथ को, सॉरी, किंग डंकन का मर्डर करते हैं। तो वो एक सिंबोलिज्म है गिल्ट का, उसके हाथ में ब्लड लगा होना गिल्ट को सिंबलाइज कर रहा है। और तो ये सिंबॉलिक मोटिव है। कई बार सिचुएशनल मोटिव भी होते हैं, ठीक है, जैसे जर्नी, टेस्ट, ड्रीम। मतलब कोई कैरेक्टर को कोई सपना आएगा और वो चीज़, और उसके ज़रिए राइटर कुछ सिंबलाइज करना चाहेगा। कुछ थीमेटिक भी होते हैं, तो ये चीज़ें आप समझें। तो मोटिव का मोटा मोटा मतलब ये है कि राइटर अपने पीस ऑफ लिटरेचर में कुछ सिंबल्स, कुछ इमेजेस, कुछ एक्शन, कुछ वर्ड, कुछ सिचुएशन का यूज़ करता है ताकि वो थीम को बिल्ड कर सके, जो टॉपिक को बिल्ड कर सके, और उसको ही हम मोटिव कहते हैं। कोई भी कंफ्यूजन अगर रह जाए तो आप उसको डिस्कस किया जाएगा अलग से भी। फंक्शन क्या है? तो थीम का फंक्शन है कि, सॉरी, मोटिव का कि ये थीम को, टॉपिक को री इन्फोर्स करता है, आपको ये एहसास दिलाता है रीडर ऑडियंस को कि किस चीज़ पे बात की जा रही है। और बार बार, चूंकि वो मोटिव्स जो है वो कंसिस्टेंटली उस ड्रामा या उस पीस ऑफ लिटरेचर में आकर होते हैं, तो वो एक यूनिटी क्रिएट करता है रेपिटेशन के जरिए, और एक इमोशनल रेजोनेंस भी बिल्ड करता है। फोर्थ थिंग इज कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होते हैं? किसी भी कहानी में जो पात्र है, या हिंदी बताना मतलब बताना नहीं होता है, मैं खुद ही कई बार कहता हूँ, पर बेसिकली कि जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है किसी भी स्टोरी में, या जिसकी कहानी है, जिन लोगों की कहानी है, तो वो लोग जो हैं वो कैरेक्टर हैं, वो एजेंट्स ऑफ एक्शन हैं किसी भी फिक्शन में, चाहे वो नॉवेल हो, ड्रामा हो या कोई स्टोरी है। तो उसमें वो जो कैरेक्टर है उसको हम, मतलब जो एजेंट्स ऑफ फिक्शन है, तो वो जो एजेंट्स ऑफ फिक्शन है उसको हम कैरेक्टर कहेंगे। कैरेक्टर्स कितने तरह के होंगे? मतलब सबसे पहले तो जो उस कहानी का हीरो होगा जिसको हम, या वो जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसको हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। फिर एंटागनिस्ट होगा, जो विलन एक तरीके से आप कह लीजिए, या प्रोटैगनिस्ट का जो अपोजिंग फोर्स है एक, तो वो एंटागनिस्ट है। फिर फॉयल, कॉन्ट्रास्ट विथ प्रोटैगनिस्ट, या कॉन्फिडेंट ट्रस्टेड फ्रेंड, कई बार जो प्रोटैगनिस्ट के कुछ दोस्त या भाई या वट एवर, जो जिसका जो कैरेक्टर है या जो रोल है उस कहानी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ राउंड कैरेक्टर्स होंगे जो कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर्स होंगे। ये ये जो तीन पार्ट है, मतलब इस बात को समझिए, ये कहानी में एक से ज़्यादा प्रोटैगनिस्ट भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा एंटागनिस्ट भी हो सकते हैं, पर आमतौर पे एक एक ही होता है, फॉयल भी और कॉन्फिडेंट, ये चीज़ हो गई। ये राउंड कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर और स्टैटिक कैरेक्टर क्या है इसको समझते हैं। ये कैरेक्टर के टाइप्स नहीं हैं, बल्कि ये है कि ये कैरेक्टर्स के टाइप ना हो करके ऐसा है कि जैसे प्रोटैगनिस्ट कैसा है, वो राउंड कैरेक्टर का भी हो सकता है। राउंड कैरेक्टर मतलब मल्टी लेयर्ड, वो बहुत फ्लैट नहीं होगा, यूनी डायमेंशनल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो अगर लालची है तो पूरी कहानी में लालची ही रहा। जो भी उसके ट्रेड्स हैं, जो गुण हैं, जैसे वो अगर एंगर इशू वाला है तो पूरी स्टोरी में एंगर इशू वाला है, ऐसा नहीं है। या वो पहले अगर आपको ईमानदार दिख रहा है तो पूरी स्टोरी में अगर ईमानदार है, इसका मतलब है कि वन डायमेंशनल है, कैरेक्टर फ्लैट है। पर अगर उसके कैरेक्टर में डेवलपमेंट आ रहा है, लेयर्स आ रहे हैं, जैसे पहले ईमानदार था बाद में बेईमान हो गया, पहले मासूम था बाद में बहुत सीरियस हो गया, पहले फनी था और बाद में उतना विक्ड हो गया, जालसाज हो गया, पहले ऑनेस्ट, तो अगर उसके कैरेक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं थ्रू आउट द स्टोरी, इसका मतलब है कि उसके कैरेक्टर में लेयर्स हैं, तो उसको हम राउंड कैरेक्टर कहते हैं। फ्लैट कैरेक्टर है कि कोई एक ही है, और ये चीज़ स्टैटिक कैरेक्टर वो है जिसमें भी कोई चेंज नहीं आता है। तो ये इस तीन तरह के कैरेक्टर, तो कई बार प्रोटैगनिस्ट राउंड होते हैं, फ्लैट होते हैं, कई बार एंटागनिस्ट भी राउंड या फ्लैट हो सकता है, ये चीज़ें। तो आई होप कैरेक्टर वाला पार्ट भी आपको जो है वो क्लियर रहा होगा। तो ये चीज़ें हैं। एक मिनट।
ओके, तो